3 दिनों बाद नडेला जाने के लिए वहाँ के ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर टाकोमी आए थे लोनो इसेकी को लेने के लिए। इसेकी उनसे देरी से आने के लिए माफी मांगता है, पर टाकोमी ने कहते हैं कि मैं स्वाभाविक तौर पे समझ सकता हूँ, आप जापान की पुलिस के लिए डिटेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, आपका लेट आना तो लाजमी है। मैंने आई चीफ रेफरेचर के मेरे दोस्त कवासी से पूछा था ग्रेट डिटेक्टिव के बारे में, तो उसने मुझे तुम्हारा नाम कहा, जिसे जाने से की सरप्राइज और रॉन बुड्ढा वो सब अपने साथ डिटेक्टिव को क्यों ले जाना चाहते हैं। टाकोमी ने कहता है बस तसल्ली के लिए, क्योंकि हमारे गेस्ट काफी ज्यादा परेशान है 10 साल पहले की जो घटना हुई थी उससे, जिसे जान दोनों सरप्राइज तो रॉन बुड्ढा है। बोला कैसा केस? नहीं रुको, मुझे इस सब के बारे में नहीं सुनना है, फिर भी मैं इसके बारे में सुनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। टाकोमी रॉन को देख रहे रेस की कहता है घबराइए मत, बस ही थका हुआ है। नेडन आइलैंड पहुंचने के बाद टाकोमी ने बताया है अभी के समय इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ ऑब्जर्वेटरी के स्टाफ और गेस्ट ही आया करते हैं, पर जब शुगर केन हार्वेस्टिंग सीजन आता है तो कई सारे फार्मर्स यहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए आ जाते हैं। रॉन उनसे संतुष्टि के लिए पूछ लेता है ये आपकी वही स्पेशल शुगर केन है जिससे आप ब्लैक शुगर सिरप बनाते हो। टाकोमी उसकी बातों में हामी भरता है, जिसके बाद रॉन कहता है ठीक है तो फिर मैं तैयार, दिन में 3 टाइम के मील के तौर पे ब्लैक शुगर सिरप खाने के लिए। इसे की उसे कहता है ऐसी चीजें सिर्फ तुम ही कर सकते। और हाँ, साथ ही में मेरी सर्टेन लाइफ के दौरान जो मैंने बकेट लिस्ट बनाई थी उसके ऊपर मेरी एक और इच्छा ऑब्जर्वेटरी पे हुला हुप के साथ खेलने। इसी की कहता है तो फिर तुम अपनी अजीब गरीब लिस्ट को पूरा करने के लिए इस चीज को लेने के लिए गए थे वापस। आखिर मैंने रात की बफेट पार्टी के बारे में बताया था। रॉन से कहता है मैं तुम्हारे लिए से कह के ब्लैक शुगर सिरप रेडी करवा दूंगा, और हद तक जो तुम्हारे हुला हुप की बात है वो तुम्हारी इच्छा है, तुम कर सकते हो। ठीक है चलिए इस तरफ। हमारे नडेन आइलैंड की शान हमारी ऑब्जर्वेटरी। अंदर जाने के बाद टाकोमी ने बताया है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारा डाइनिंग हॉल और लॉबी है। लॉबी में रॉन और इसेकी एक गन को देखते हैं, जहाँ पे टाकोमी ने बताया है ये गन सिर्फ एक मॉडल है इविल स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए। बहुत पहले हमारे गांव के अंदर शुगर केन की खेती में काफी सारी तकलीफें आ रही थी, वजह से कुछ पुजारियों ने मिलकर एक रस्म की और उसके बाद गन्स और पिस्तौल के मॉडल्स को घर में रखना एक तरह की परंपरा के जैसा हो गया। आइए अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कई सारे गेस्ट रूम और हॉलवे के एंड पे एक दरवाजा है जो कि ऑब्जर्वेटरी की ओर जाता है। दरवाजा खोलने के बाद एक चिल्लाने की आवाज आती है, मैं उसे मार दूंगी, जो कि ऑब्जर्वेटरी की सिर्फ उन्होंने डायरेक्टर उससे पूछता है उन्होंने पता तुम्हें क्या कर रही हो। उन्होंने कहती है बस अपना स्ट्रेस लिफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। जब भी डोम को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है तो वो साउंड प्रूफ हो जाता है, इसलिए कभी कभार मैं यहाँ पे आके अपना गुस्सा निकाल देती हूँ। यहाँ पे आए हुए गेस्ट ने मुझसे पहले तो कॉफी मांगी, उसके बाद मग के ऊपर बने हुए एस्ट्रोनॉमिकल डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया, जिस कारण उसने कॉफी को रिजेक्ट कर दिया। और वैसे तुम्हारा शुगर सिरप मिल क्यों, तो वो मेरे लिए है। गेस्ट को देखने के बाद उन्होंने अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कह दिया है। डोम के अंदर बाकी गेस्ट भी आ जाते हैं, जिनमें से पहला था एस्ट्रोमैन चेयरमैन डोन सावर का अजीब गरीब हेयर स्टाइल के साथ, ताकि टेलीस्कोप से देखते समय कोई परेशानी ना आए। दूसरी थी एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफर कायो को ओनोडेरा। डोन सावा कहता है तो फिर हमारे बीच कुछ इनप्योर लोग भी है। कायो को कहती है हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मीटियो सावर को कुछ ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, जैसे कि ये आदमी। तीसरा आदमी था ब्लू का क्लोज सर्कल थ्योरी इंस्ट्रक्टर जॉन क्रिसली, जिसे देख रॉन कहता है सेंसे और क्रिसली कहता है कोमासी भला तुम यहाँ कैसे। आपकी तरह ही मैं यहाँ पे ट्रिप के लिए आया हूँ। इसे की ये चाहे सरप्राइज था कि एक इंस्ट्रक्टर है। रॉन उसे बताता है कि ब्लू के अंदर जितने भी लोगों को मैं एक्नॉलेज करता हूँ उनमें से ये एक है, पर दुर्भाग्य से मैं कभी इनकी कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाया। टाको में सभी को बताते हैं हमारे पीछे एक फेमस डिटेक्टिव और ऑफिसर है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कायो को कहती है फिर भी वो घटना काफी ज्यादा रहस्यमयी थी। रॉन कहता है कि मैं इसे नहीं सुनना चाहता हूँ, इसी की उसे कहता है पर तुम्हारे एक्शन तो कुछ और ही कह रहे हैं। वेल टोटो अगर इस बात को सुनना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने ऐसा कब कहा। ग्रिसली सभी को बताता है 10 साल पहले आज ही के दिन लिनियो मीटियो सावर के समय डोम के अंदर 60 लोग मारे गए थे, जिनमें उस समय के डायरेक्टर जो कि टाकोमी के फादर हैं वो भी शामिल थे। एक लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद कोई उस रहस्य में रात के बारे में पता नहीं लगा पाया और मर्डर वेपन भी गायब था, जिससे सभी हैरान थे और इसी की सोचते हैं तो इस वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया। टाकोमी आगे बात को कंटिन्यू करता है उस सब के बाद हम इस ऑब्जर्वेटरी को बंद करने वाले थे, पर मेरे पापा इस जगह से काफी प्यार करा करते थे, इस वजह से मैंने आप सबको आज यहाँ पे इन्वाइट किया ताकि हम उस काली रात की ट्रेजेडी को हम कम कर सके। सभी मिलकर टाकोमी को चीयर कर दे, पर एक आवाज आती है। इस कहानी ने मुझे रुला दिया, माफ करना पर मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं हूँ ओरियन कॉन्स्टेलेशन आइडियल प्रिंसेस ओरी। इसे की पहली बार एक आइडियल से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे कायो को उसे कहती है अब तुम एक एस्ट्रोलॉजी फैन लग रहे हो। तभी अचानक से डोम ओपन होने लग जाता है, जिसे देख डायरेक्टर बुढ़े भले कौन कर रहा है। रॉन माफी मांगता है क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। कायो को काफी बढ़िया सॉस मिल जाते हैं और दोनों जावा कहते हैं तो कितनी बढ़िया तरीके से खेल रहा है।
इसी ये देख सरप्राइज था कि टेलीस्कोप अपने आप ही घूम रहा है। डायरेक्टर उसे समझाते हैं कि टेलीस्कोप कंप्यूटराइज है, वो अपने आप स्टार्स के लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। कायो को बताती है पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले मीटियोसावर को देखने के लिए। रॉन इसी को समझाता है मीटियोसावर की खूबसूरती हम हमारी नग्न आंखों से ही देख सकते हैं। डायरेक्टर सभी से कहते हैं रात 11 बजे हम मीटियोसावर को एंजॉय कर पाएंगे, तब तक के लिए आप हमारी स्टैंडिंग बुफेट पार्टी को एंजॉय करिए। सभी लोग वहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे थे पर उनो कामोहाशी की तरफ देख रही थी। जब इसी की गौर करता है तो वो सरप्राइज था क्योंकि रॉन चेयर के ऊपर बैठे हुए काफी सही तरीके से खाना खा रहा था, पर उसके सभी मील के ऊपर ब्लैक सुगर सिरप था। दोनों सावर रॉन की ब्राउन डफ स्टार्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज देख के काफी इम्प्रेस थे, जहाँ कायो को इसी को इसके बारे में समझाती है। रॉन इसी को बताता है कुछ सदियों पहले मेरा कुछ पूर्वज जो डिटेक्टिव थे वो हेलिस्कोप और सोलर सिस्टम के बारे में कुछ जानते नहीं थे, उनके बजाय मुझे इस सब में इंटरेस्ट आ गया। वाह, मतलब तुम्हारे पूर्वज भी डिटेक्टिव थे। और मन ही मन सोचता है मैं रॉन के बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, पर शायद तक वो इंसान रॉन के अकेडमी के दिनों के बारे में जानता होगा और साथ ही में क्रिमिनल्स के ऊपर दबाव बनाने की बात भी जानता होगा और शायद तक वो मुझे इसका कोई इलाज दे सके। इसी की क्रिजली को ग्रीट करता है, जहाँ क्रिजली उसे कहता है तुम कामाहाशी के दोस्त हो ना, क्या वो किसी तरह की डिटेक्टिव एक्टिविटीज तो नहीं कर रहा है ना? नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वैसे भी वो क्रिमिनल्स के ऊपर दबाव बनाता है। ओह, तो तुम काफी कुछ जानते हो। इससे क्यों उन्हें कहता है ऐसी बात नहीं, मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता ही नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ उसके पास के बारे में और साथ ही में क्या वो सही मायने में क्रिमिनल्स के ऊपर दबाव बनाता है। 5 साल पहले कोमाहाशी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रहा था जिसमें स्टूडेंट्स पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर केसेस को सॉल्व करते हैं। कोमाहाशी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए 7 कातिलों के अड्डे का पता लगा लिया था। ऑफिसर्स के वहां पहुंचने से पहले कोमाहाशी वहां मौजूद था और उसके हाथों में खून से सना चाकू था, बिल्कुल शांत उन 7 लाशों के बीच। जिस केस को कहा जाता है खूनी फील्ड ट्रिप। यही है तुम्हारे सवालों का जवाब। क्या सच में कोमाहाशी ने उन सभी लोगों की जान ली? उसके अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह बात भी एक्सेप्ट की कि कोमाहाशी के पास इंसिडेंट के 30 मिनट पहले या फिर बाद की कोई मेमोरी नहीं है, जिस वजह से इस केस को टेम्परेरी घोषित करने के बाद कोमाहाशी को डेथ पेनल्टी तो नहीं दी गई पर उसके डिटेक्टिव लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। मैं सच जानने के लिए खुद को प्रिपेयर रखा था, पर ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसकी किस्मत बढ़िया थी जो इसका फैसला करने की जिम्मेदारी मुझे नहीं दी गई, नहीं तो फिर मेरा जवाब सिंपल था, डेथ पेनल्टी। तुम कोमाहाशी के दोस्त हो ना, तो प्लीज उसे रोको, वो किसी की नहीं सुन रहा है। उसका पेट तो पूरी तरीके से फूल है, उसके बावजूद वो हुला हुप कर रहा है, ऐसे तो वॉमिटिंग कर देगा वो। रुको रॉन। पर रॉन कह रहा है कितने बढ़िया तरीके से सोलर सिस्टम मेरे आसपास घूम रहा है। ठीक है, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया तो अब मैं काफी थक चुका हूँ, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। तो फिर लीनियो मीटियोसावर का क्या होगा, उस समय अपने सपने में देख लूंगा। 2 घंटे बाद लीनियो मीटियोसावर शुरू हो जाता है, जहाँ सभी उसकी खूबसूरती में मदहोश हो चुके हैं। इसे की कहता है तो फिर ये है वो खूबसूरत लीनियो मीटियोसावर। वैसे कायो को कहाँ पर है, काफी वक्त हो गया उसे नहीं देखा। डोनसावा कहता है कि वो अपने कैमरा के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लेने गई थी। इस खुशनुमा नजारे के बीच में अचानक से डोम के दरवाजे खुलते हैं और एक गनशॉट की आवाज आती है। सभी लोग ये सुनने के बाद डोम की ओर भागते हैं, जहाँ टाकुमी कहता है मैं मास्टर की लेके आता हूँ। ग्रिजली उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है पर वो दरवाजे काफी मजबूत थे। टाकुमी बताता है कि मास्टर की अपनी जगह से गायब है, जिस कारण ग्रिजली टाकुमी और इसी के साथ में मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर पूरी तरीके से अंधेरा था। वहाँ की लाइटें काम नहीं कर रही थी। उन्हें वहाँ पे कुछ टॉर्चेस लेके आती है। जमीन के ऊपर 2 लोग लेटे हुए थे, कायोको और रॉन। इससे कि रॉन की चिंता कर रहा था और उसके करीब जाने के बाद उसे राहत की सांस मिलती है क्योंकि रॉन सो रहा था। दूसरी ओर ग्रिजली कायोको को चेक करने के बाद सभी को कहता है ये मर चुकी है। ओनो और ओरी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। डोनसावा कहता है कि सभी चीजें साफ है, इसके पास गन है, यही है किलर। ओनो कहती है कि मुझे इस आदमी के ऊपर पहले ही शक हो रहा था, इतना अजीब आदमी कौन हो सकता है जो ब्लैक शुगर सिरप मांगे। ब्लैक शुगर सिरप ने कुछ नहीं किया है। हाँ रॉन, तुम जाग गए? मेरे पास 20 से सोने के बाद की कोई मेमोरी नहीं है, पर तुम्हारी बातचीत सुन के मैं इतना तो कह सकता हूँ, मैं मुश्किल में पड़ चुका हूँ। जल्दी करो, सभी उसे पकड़ लो। ग्रिजली सभी को अपनी जगह से हिलने से मना करता है क्योंकि अब हालत जो कुछ भी हो, आइलैंड के ऊपर मौजूद हर कोई अब शक के दायरे के अंदर है। आपसे मुझे यही उम्मीद थी, प्लीज अव्वल दर्जे के डिटेक्टिव और ऑफिसर इस केस को सुलझाइए। वहाँ से इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे ऊपर से कोई शक कम नहीं होने वाला है। ठीक है ऑफिसर, अब शुरू करते हैं। बॉडी अभी भी गर्म है, इसलिए मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। पीछे की ओर से दिल में सीधा हमला किया गया है और गोली अभी भी फंसी हुई है। ऑटोप्सी कराई जाए तो भी एक ही जवाब मिलेगा, यही है मौत की वजह और ये गन ही है मर्डर वेपन। डोनसावा कहते थे वही लॉबी में रखी हुई गन है ना ऑफिसर? टाकुमी कहता है मुझे इस बारे में बताने था कि ये रियल गन है। कमरे की सभी लाइटें भी टूटी हुई पड़ी है, इस जगह पे चल पाना तो मुश्किल है। बिना किसी लेडर की मदद से इस डोम से बाहर निकल पाना मुश्किल है और साथ ही में यहाँ पे
मोशन सेंसर भी लगा रखे ताकि जानवर अंदर ना आ सके। अगर कोई यहाँ से बाहर गया होता तो आवाज़ आ जाती। इस वेंटिलेशन सांप से भी बाहर निकल पाना मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। डोम पूरी तरीके से लॉक था। इसका मतलब सभी हालात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए शक के लिए सिर्फ एक ही आदमी बचता है, कामाहाशी। मैंने इस चीज़ की उम्मीद तो नहीं की थी, पर क्रिस्टियान कामाहाशी का कुछ याद भी नहीं है। बिल्कुल 5 साल पहले की तरह मैंने और इसिकी ने दोनों ने मिलकर इन्वेस्टिगेट करके पता किया यहाँ से बाहर निकल पाने का कोई और रास्ता नहीं है। ऊपर से डोम पूरी तरीके से लॉक था और अंदर से भी तुम थे। क्या बात कर रहे हो? मतलब कि डोम लॉक था, इस वजह से कातिल मैं हूँ? हाँ, ये क्या है? ये तो वही लॉबी से गायब हुई मास्टर की है। मैं नहीं जानता ये सब क्या हो रहा है। ये चाबी मेरे पॉकेट में आई कैसे? इसे कि इसे अरेस्ट करो। सभी रॉन को किलर मान चुके थे, पर इसे कि इसके खिलाफ था। तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी कि सिर्फ तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। ए रॉन, पर तुम्हें कुछ कहना नहीं है? कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी किसान रॉन के जूते लेके आ जाओ। ऐसे नंगे पाँव इधर चलना काफी खतरनाक है। ना चाहते हुए भी इसे कि ग्रिसली की बात मान जाता है और ग्रिसली टाकुमी से कहता है ऑफिसर्स को फोन करके यहाँ पे बुला दीजिए। एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है। फर्स्ट फ्लोर के स्टोरेज रूम के अंदर रॉन को कैद करके रखा गया था। जाए इसकी उसे कहता है क्या तुम्हें सही में कुछ याद नहीं है? बेशक मुझे कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ बोरी सान के चिल्लाने से मैं जागा था। तो फिर क्या तुम्हें लगता है ये सही मायने में 5 साल पहले के ब्लड फील्ड ट्रिप की तरह है? क्या सही में तुम्हें लगता है तुम उसे मार सकते हो? नरबाटी के दौरान क्या क्रिसले तुम्हें इस बारे में बताया? हाँ, हो सकता है मैंने उसे मारा क्योंकि सब चीजें वैसे ही थी। क्या तुम्हारा दिमाग घूम चुका है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम सिर्फ गुनहगारों के ऊपर मौत का दबाव बनाते हो। असल मायनों में तुम इनोसेंट लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। कायो को सिर्फ एक साधारण लड़की थी। तुम भले ही ना मानो, पर मुझे पूरा यकीन है तुम उसे नहीं मार सकते हो। वैसे भी अगर तुम किसी के ऊपर डेथ का प्रेशर देते हो उसके बाद तुम खुद डिप्रेशन में चले जाते हो। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो। तो मैं सच कहूँ तो मैं 5 साल पहले के उस हादसे के बाद सारा समय खुद को समझाने में बिता दिया था कि ऐसा काम मैं नहीं कर सकता हूँ। पर फिर भी तुम्हारे इन शब्दों ने मेरा दिमाग 1% तो काम करने लगा है। पर मुझे कुछ याद आया है। सच कहूँ तो ये मैंने तुमसे एक बात अभी तक छुपाई है। कौन सी बात बोला? मुझे बंदूक चलाना नहीं आता। अकेडमी के दिनों में मेरे हर सब्जेक्ट के अंदर फुल मार्क आया करते थे, पर मैं गन शॉटिंग नहीं कर सकता हूँ। टारगेट भले ही मेरे कितने भी पास हो, पर मैं कभी ढंग से निशाना नहीं लगा सकता। हर बार निशाने इधर उधर हो जाते। मुझ जैसे नौसिखी के लिए उस अंधेरे भरे कमरे में भी ये काम करना नामुमकिन है। इसे की रॉन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, इतनी जरूरी बात तुम अभी क्यों बता रहा? तुम्हें तब याद क्यों नहीं आई? क्योंकि 5 साल पहले के उस हादसे की बात में मुझे अंदर से पूरी तरह झंझोर रखा था। मैंने कैसे न कैसे कर खुद को संभाला ताकि मैं सबको भूल जाऊँ। नहीं तो फिर मैं अपराधियों से, ब्लू से और हद तक इस पूरी दुनिया से ही नफरत कर बैठता और आखिर में मैं खुद ही एक क्रिमिनल बन जाता हूँ। हद तक मैं खुद भी इस बात को नहीं अपना पा रहा हूँ कि ऐसा मैं कुछ कर भी सकता हूँ। इसे कि अपने मन में सोचता है तो फिर रॉन मानता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था 5 साल पहले। तुम्हारी बदौलत अब मैं 1% अपने दिमाग का तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर भी ये कुछ कम नहीं है। वैसे इससे कि अगर तुम्हें लगता है कातिल मैं नहीं हो तो फिर कोई और हो सकता है। तुमने सही कहा, कातिल उन सभी में से ही कोई है और उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि तुमने खून किया है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर जा कहाँ पे रहे हो? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और कहाँ पे? चीज़ें 5 साल के मुकाबले अब काफी बदल चुकी है। 5 साल पहले जब मुझे अरेस्ट किया गया था तब मैं काफी रोया था, चिल्ला रहा था, क्योंकि तब मेरे पास टोटो नहीं था।